हेलो दोस्तों, आज से हम लोग एमसीक्यू का नेक्स्ट सीरीज शुरू करते हैं। कई बच्चों का डिमांड था कि सर दोनों लैंग्वेजेस में, इंग्लिश और हिंदी दोनों में इस सीरीज को किया जाए, तो आज से हम लोग दोनों लैंग्वेजेस में इस सीरीज को लॉन्च करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है, द बैटल ऑफ 10 किंग्स वॉज फॉट ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर। दसराग युद्ध किस नदी के किनारे हुआ? तो दसराग युद्ध, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये युद्ध सुदास वर्सेस 10 किंग्स के बीच लड़ा गया। एक तरफ राजा सुदास थे और एक तरफ 10 राजा थे। ये 10 राजा दो ग्रुप में डिवाइडेड थे। एक आर्यन राजाओं का ग्रुप था और एक नॉन आर्यन राजाओं का ग्रुप था। जो सुदास थे, इनके गुरु थे गुरु वशिष्ठ, और जो 10 किंग्स हैं, इनके गुरु थे गुरु विश्वामित्र। तो क्वेश्चन पे आते हैं कि किस नदी के किनारे लड़ा गया। तो बताइए, ये रावी रिवर थी। रावी को उस एंशिएंट समय में पौरुषणी के नाम से जाना जाता था। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु वाज द लीडर ऑफ भरत ट्राइब इन दसराग युद्ध? दसराग युद्ध में भरत जनजाति का नेता कौन था? तो इसके बारे में डिस्कशन हो चुका है कि दसराग युद्ध में भरत जाति का नेता सुदास था। ऑप्शन है, पहला ये ऑप्शन है सुदास, दूसरा है देवोदास, तीसरा है त्रित्सु और लास्ट है विश्वामित्र। तो सुदास भरत ट्राइब्स का लीडर था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। विच ऋषि सपोर्टेड किंग सुदास इन द बैटल ऑफ 10 किंग्स? दसराग युद्ध में सुदास को किस ऋषि ने सपोर्ट किया? तो इसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं कि सुदास को गुरु वशिष्ठ ने सपोर्ट किया था, गुरु वशिष्ठ। जबकि जो दूसरे तरफ आर्यंस और नॉन आर्यंस का 10 किंग्स का ग्रुप था, इसको सपोर्ट किया था गुरु विश्वामित्र ने। और इस बैटल में राजा सुदास की जीत हो गई थी और ये 10 किंग्स हारे हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। गायत्री मंत्र इज डेडिकेटेड टू विच डेटी? गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। तो आप लोग देखिए, ऑप्शन क्या है? अग्नि, सोम, सावित्री और इंद्र। बताइए क्या होगा? तो राइट आंसर है इसका सावित्री। ये सावित्री देवता या सूर्य देवता को समर्पित है गायत्री मंत्र। और कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि गायत्री मंत्र किस मंडल में स्थित है ऋग्वेद के? तो ये ऋग्वेद के 3rd मंडल में है गायत्री मंत्र, 3रे मंडल में। गायत्री मंत्र की रचना, ये भी आप लोग जानते ही हैं कि विश्वामित्र ने किया था। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने किया था। ये भी क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। गायत्री मंत्र ऑकर्स इन विच मंडला ऑफ ऋग्वेदा? इसके बारे में अभी जस्ट डिस्कशन किया गया है कि ये 3य मंडल में आता है। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट मंडल हैं ऋग्वेद में। ऋग्वेद के बारे में आप लोग जानते हैं कि टोटल 10 मंडला हैं, 10 मंडल हैं और 1028 श्लोक हैं या हाइम्स हैं। इंपॉर्टेंट अगर मंडलों की बात करें तो 3rd मंडल, जिसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख है। 7th मंडल, जिसमें 10 किंग्स का राजा सुदास के साथ बैटल दिखाया गया है। 9th मंडल, जिसमें सोम देवता को समर्पित है ये मंडल, सोम को। और 10th मंडल, जो कि पुरुष सूक्त में आता है, पुरुष सूक्त। इसी पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था के बारे में बताया गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मंडला हैं ऋग्वेद के। विच वर्ण इमर्ज्ड लास्ट इन द वर्ण सिस्टम? वर्ण व्यवस्था में सबसे अंत में कौन सा वर्ण उभरा? तो आपको पता है कि ऋग्वेद में 10वें मंडल में पुरुष सूक्त आता है, पुरुष सूक्त। और इसी पुरुष सूक्त में 4 वर्णों की व्याख्या की गई है। इसमें से प्रारंभ में केवल 3 ही वर्ण थे, कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। शूद्र वर्ण की उत्पत्ति बाद में की गई या शूद्र वर्ण को बाद में सम्मिलित किया गया। तो इसमें क्या ऑप्शन रहेगा? डी, शूद्र। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं।
द अर्लियर रेफरेंस टू द वर्ण सिस्टम इज फाउंड इन, वर्ण व्यवस्था का प्रारंभिक उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में या फिर अथर्ववेद में? इसकी चर्चा कर चुके हैं हम लोग कि ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में, पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था का सबसे प्रारंभिक वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द थ्योरी दैट आर्यंस वर इंडिजिनियस टू इंडिया वाज सपोर्टेड बाय, आर्य के स्वदेशी उत्पत्ति के सिद्धांत का समर्थन किसने किया? तो जब भारत में आर्य आए उनके बारे में कई थ्योरियां हैं एनसीईआरटी में, उसमें से एग्जांपल के लिए अगर यूरोपियन थ्योरी की बात किया जाए कि आर्य यूरोप से आए, या फिर अगर तिब्बतियन थ्योरी की बात किया जाए कि आर्य तिब्बत से आए, ये सब अलग अलग थ्योरी है कि आर्य कहाँ से आए थे। अब इसके बारे में हिस्टोरिकल एविडेंस अलग अलग हैं, अलग अलग हिस्टोरियंस अलग अलग दावे प्रस्तुत करते हैं। तो अगर यूरोप की थ्योरी की बात किया जाए तो इसको सपोर्ट मिला है विलियम जोन्स से। ये बताते हैं कि आर्यंस यूरोप से आए हुए हैं। तिब्बतियन थ्योरी की बात किया जाए तो दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती इसके सपोर्टर है। अगर सेंट्रल एशियन थ्योरी की बात किया जाए कि आर्य सेंट्रल एशिया से आए, तो इस थ्योरी के सपोर्टर हैं मैक्स मूलर, मैक्स मूलर इस थ्योरी के सपोर्टर हैं। अगर हम लोग इंडिजीनियस थ्योरी की बात किया जाए, इंडिजीनियस थ्योरी, तो डॉक्टर संपूर्णानंद है, डॉक्टर संपूर्णानंद इंडिजीनियस थ्योरी की है। अगर हम लोग आर्कटिक थ्योरी की बात करें कि आर्य आर्कटिक जोन से आए या उत्तरी ध्रुव से आए हैं, तो बाल गंगाधर तिलक इस थ्योरी के सपोर्टर हैं। वो इसका उदाहरण बताते हैं कि ऋग्वेद में ऐसा लिखा है कि जहां से आर्य आए हैं वहां पे 6 महीने की रात होती है और 6 महीने का दिन होता है। तो ये एविडेंस सपोर्ट करता है आर्कटिक रीजन को या फिर उत्तरी ध्रुव को। तो ये सब अलग अलग थ्योरी हैं। यूरोपियन थ्योरी अलग है, तिब्बतियन थ्योरी अलग है, सेंट्रल एशियन थ्योरी अलग है, इंडिजीनियस या इसी को देसी उत्पत्ति का सिद्धांत कहते हैं, जो कि डॉक्टर संपूर्णानंद ने दिया है। एक और है साथ ही में एसी दास, एसी दास, डॉक्टर संपूर्णानंद के साथ एसी दास भी इसी थ्योरी को सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन है वहां पे मिसप्रिंट हो गया है थोड़ा सा, यहाँ बाल गंगाधर तिलक की जगह पर डॉक्टर संपूर्णानंद होना चाहिए, डॉक्टर संपूर्णानंद, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक किस थ्योरी का सपोर्ट कर रहे हैं? हम लोगों ने डिस्कशन किया है आर्कटिक, आर्कटिक थ्योरी का सपोर्ट बाल गंगाधर तिलक कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल एशियन थ्योरी आर्यंस माइग्रेटेड फ्रॉम, मध्य एशियाई सिद्धांत के अनुसार आर्य कहां से आए हुए थे? तो मध्य एशियाई सिद्धांत जो बताता है सेंट्रल एशिया से आए हुए थे। तो सेंट्रल एशिया ऑप्शन में आप देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है अनातोलिया, सेकंड है स्टेपीज ऑफ सेंट्रल एशिया, थर्ड है ईरान और चौथा है मेसोपोटामिया। तो सेंट्रल एशिया तो मध्य एशिया के स्टेपी क्षेत्र यहां से आए हुए थे। इसके बारे में चर्चा हम लोग कर लिए हैं कि सेंट्रल एशियन थ्योरी के मुताबिक आर्य सेंट्रल एशिया से आए हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सप्त सैंधव रीजन रेफर्स टू, सप्त सिंधु प्रदेश से तात्पर्य है। तो क्या तात्पर्य है? सप्त सैंधव रीजन उस क्षेत्र को कहते हैं जहां पे कि 7 नदियां बहती हैं। 7 नदियां कौन कौन सी हैं? तो पहली नदी है झेलम, सबसे पहले सिंधु आएगी जो मुख्य नदी है, उसके बाद झेलम, फिर उसके बाद चेनाब, फिर उसके बाद रावी, फिर उसके बाद सतलज, सतलज, फिर उसके बाद व्यास और छठा है सरस्वती। मुख्य नदी कौन सी है? सिंधु। तो ये 7 नदियां हो गई। ये 7 नदियों का क्षेत्र है जहां पे आर्यंस रहते थे। ऋग्वेद में इसका वर्णन आपको मिलता है कि आर्यंस सप्त सैंधव प्रदेश में रहते थे। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि इन नदियों के प्राचीन नामों के भी बारे में पूछा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए ट्रांसपोर्ट, परिवहन में इसका उपयोग होता था। तो राइट आंसर क्या होगा? आर्थिक संपत्ति का स्रोत, आर्थिक संपत्ति का स्रोत। केवल जहां पे आ जाए उससे थोड़ा सा बचना चाहिए, ओनली थोड़ा सा बचना चाहिए। तो क्या होगा? आर्थिक संपत्ति का स्रोत। देखो गाय इतनी इंपॉर्टेंट थी कि गाय से रिलेटेड कई वर्ड इजाद हो गए थे उस समय। एग्जाम्पल के लिए गोधूम,
गेहूं को गोधूम कहते थे। ये भी गो आगे लगा हुआ है, मतलब गाय को इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है। नेक्स्ट है गोधुली, जो सायं काल का समय था उसको गोधुली कहते थे। जब गायें चर कर वापस आती थी तो उनके खुर से धूल निकलता था और उसी के बेला को, उसी समय को गोधुली बेला, संध्या समय को गोधुली बेला के नाम से जाना जाता था। तो देखो गाय का कितना इंपॉर्टेंस था, हर वर्ड में गाय को सम्मिलित कर दिया जाता था। तो ये गाय के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के ही बारे में बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। विच टर्म वॉज यूज फॉर काउ इन ऋग्वेदा? गाय के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है? फर्स्ट है अग्न्या, दूसरा है पशु, तीसरा है धेनु और चौथा है बोथ ए एंड सी। बोथ ए एंड सी, तो राइट आंसर यही होगा, बोथ ए एंड सी। अग्न्या और धेनु दोनों वर्ड सही हैं, तो राइट आंसर होगा ए और सी। अग्न्या इसलिए बोला जाता था गाय को क्योंकि गाय की हत्या वर्जित थी। क्यों वर्जित थी? क्योंकि इकोनॉमिकली गाय बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। गाय से दूध मिलता था, गाय के बछड़ों का उपयोग खेत को जोतने में किया जाता था, गाय के गोबर से खाद तैयार होती थी। तो गाय का बहुत ही इकोनॉमिक एडवांटेज था, इसीलिए गाय को अग्न्या बोला जाता था, उसको उसकी हत्या वर्जित होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द एंशिएंट नेम ऑफ रिवर रावी इज, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं कि रावी नदी का प्राचीन नाम क्या था। तो बताइए आप लोग, रावी नदी का प्राचीन नाम क्या था? विपाशा, सतुद्री, परुष्णी या अस्किनी? तो राइट आंसर है परुष्णी। परुष्णी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। विच रिवर वाज नोन एज अस्किनी इन वैदिक पीरियड? अस्किनी किस नदी को कहा जाता था? राइट आंसर बताइए, ऑप्शन देखिए आप लोग, इसके बारे में डिस्कशन हो चुका है। फर्स्ट ऑप्शन इज चेनाब, दूसरा है झेलम, तीसरा है व्यास और चौथा है सतलुज। तो कौन सा है राइट आंसर? तो चेनाब। चेनाब को अस्किनी कहते थे, चेनाब रिवर को अस्किनी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निस्क वाज प्राइमरली यूज्ड एज, निस्क का उपयोग मुख्यतः किस रूप में करते थे? तो पहले वाले सीरीज में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं कि वैदिक काल में निस्क और सतमान ये दो ऑर्नामेंट थे, ज्वेलरी थे जिनको पहना जाता था। बाद में निस्क जो कि सोने का होता था, गोल्ड का होता था, और सतमान जो कि चांदी का होता था। बाद में इनको एज अ कॉइन यूज किया जाने लगा, इनका उपयोग मुद्रा के रूप में किया जाने लगा, करेंसी के रूप में किया जाने लगा। तो राइट आंसर क्या है? मुद्रा। ये थे वैसे आभूषण, लेकिन इनका उपयोग किस रूप में किया जाता था? मुद्रा के रूप में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। विच किंग इज एसोसिएटेड विद द त्रित्सु भरत लिनेज? त्रित्सु भरत वंश से कौन सा राजा संबंधित था? तो इसके बारे में भी डिस्कशन हो चुका है। भरत वंश के बारे में हम लोग जान चुके हैं। पूरा जो था वो था त्रित्सु भरत वंश। कौन सा राजा था? सुदास राजा था। राइट आंसर है सुदास। और ये वही राजा हैं, राजा सुदास, जिनके साथ 10 राज्य युद्ध हुआ, 10 किंग्स का बैटल हुआ इन्हीं राजा सुदास के साथ। इसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। द किंगडम ऑफ गांधारा वाज लोकेटेड इन विच रीजन? तो गांधार को अगर हम लोग देखें, गांधार आज के डेट में, तो ये अफगानिस्तान वाला एरिया है, सबसे पश्चिमी भाग में, सबसे उत्तर पश्चिम भाग में ये स्थित है। तो देखिए ऑप्शन में पहला है पूर्वी उत्तर प्रदेश, ईस्टर्न यूपी, दूसरा है नॉर्थ वेस्ट इंडिया, उत्तर पश्चिम भारत, तीसरा है डेक्कन और चौथा है सेंट्रल इंडिया, मध्य भारत। राइट आंसर क्या होगा? उत्तर पश्चिम भारत। ये गांधार का लोकेशन है, इससे आप लोग देख सकते हैं कि सबसे उत्तर पश्चिम भारत में गांधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। द कुरु किंगडम वाज लोकेटेड मेनली इन, कुरु राज्य मुख्यतः कहाँ स्थित था? पहला ऑप्शन है पंजाब, दूसरा दोआब क्षेत्र, तीसरा राजस्थान और चौथा गुजरात। तो कुरु जो कि कुरु वंश की राजधानी थी, हस्तिनापुर का क्षेत्र था। तो ये वाला क्षेत्र कहाँ पर है? तो आप देखो, ये दिल्ली और हरियाणा वाला क्षेत्र है। तो ये कौन सा एरिया है? दोआब वाला। दिल्ली, हरियाणा, मेरठ, यही है कुरु वंश का। ठीक, तो दोआब क्षेत्र है। दो नदियां यहाँ पे गंगा और यमुना बहती हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे। विच रिवर इज कॉल्ड वितस्ता इन ऋग्वेदा? वितस्ता के नाम से कौन सी नदी ऋग्वेद में बुलाई जाती है? तो क्या इसके बारे में भी डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं। पहला है ऑप्शन रावी, दूसरा है झेलम, व्यास और चेनाब। तो वितस्ता के नाम से कौन फेमस है? झेलम। रावी को क्या बोलते थे? परुष्णी। व्यास को विपाशा और चेनाब को अस्किनी। द पुरु ट्राइब वाज एसोसिएटेड विथ विच रीजन? पुरु जनजाति किस क्षेत्र से संबंधित थी? पहला ऑप्शन है सिंधु घाटी, दूसरा सरस्वती क्षेत्र, तीसरा गंगा मैदान और चौथा मालवा। तो राइट आंसर इसका होगा पुरु का
सरस्वती क्षेत्र। अच्छा, पुरु कौन थे? तो राजा सुदास आप लोगों को याद है, बैटल ऑफ 10 किंग्स में वर्सेस 10 किंग्स थे इस साइड। इन 10 किंग्स में दो ग्रुप था, एक आर्यन थे और एक नॉन आर्यन थे। इन आर्यन में जो सबसे पावरफुल किंग था वो पुरु डायनेस्टी से आता था। जब सुदास ने 10 किंग्स को हरा दिया, बाद में सुदास ने इनसे बदला नहीं लिया। सुदास ने क्या किया, पुरु के साथ मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप की, और पुरु और भरत वंश, चूंकि सुदास भरत वंश का था, भरत वंश के इस मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप से एक नया लिनेज बना जिसको कुरु बोलते हैं, कुरु। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। विच ऑर्नामेंट इज फ्रिक्वेंटली मेंशन्ड इन वैदिक टेक्स्ट? वैदिक ग्रंथों में बार बार उल्लिखित आभूषण कौन सा है? पहला है कुंडल, दूसरा है निष्क, तीसरा है मेखला और चौथा है रत्न। इसके बारे में भी डिस्कशन हो चुका है। निष्क जो कि गोल्ड का रहता था, निष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। विच रीजन वाज नोन एज ब्रह्मावर्त इन द लेटर वैदिक पीरियड? उत्तर वैदिक काल में ब्रह्मावर्त किस क्षेत्र को कहा जाता है? ऑप्शन है पंजाब, दूसरा है सरस्वती धृष्टति क्षेत्र, तीसरा है मगध और चौथा है कौशल। तो ब्रह्मावर्त जो रीजन है वो सरस्वती धृष्टति क्षेत्र को कहते हैं। फिर यही वाला जो एरिया था, सरस्वती और धृष्टति नदी के बीच का जो एरिया था, वो ब्रह्मावर्त के नाम से बुलाया जाता था। तो ये कुल 25 क्वेश्चन हुए वैदिक एज के। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अलग रखा गया था इसमें। जो इंपॉर्टेंट है आर्य के ओरिजिन से रिलेटेड, इंपॉर्टेंट रिवर से रिलेटेड, इंपॉर्टेंट मंडला से रिलेटेड, और फिर इंपॉर्टेंट जो ऑर्नामेंट है उससे रिलेटेड क्वेश्चन थे। होप आपको अच्छा लगा होगा। ये अब सीरीज इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग जो कवर करेंगे वो रहेगा मगध किंगडम। तो मगध राज्य की तरफ नेक्स्ट टॉपिक आपसे डिस्कशन किया जाएगा। टॉपिक में क्वेश्चंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रखे जाएंगे और उससे रिलेटेड पूरा फैक्ट रखा जाएगा, और कोशिश ये किया जाएगा कि उस टॉपिक के जरिए आपका वो लेसन पूरा तैयार करा दिया जाए। अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। हमें सजेशन भी देते रहिए ताकि हम लोग अपने ओडीसी चैनल को और भी ज़्यादा इंप्रूवमेंट करते रहें। थैंक यू।